हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर वायर पढ़ा था और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरसी सर्किट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सबसे पहले हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैट में आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया है। कैपेसिटर प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने ये पढ़ा है। अगर दोनों ही प्लेट पे चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो है दोनों प्लेट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी डेल्टा वी। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। इफ चार्ज इज जीरो देन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। यहां पे अगर पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो यहां भी क्या होगा? 0 वोल्ट। तो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट हो पाता है जब इस पे कुछ चार्ज आ जाए। मान लीजिए यहां पे चार्ज है Q प्लस Q और इस प्लेट पे चार्ज है माइनस Q। इसका कैपेसिटेंस है C, तो इस दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा V, वो हो जाएगा आपका Q बाई C। टोटल चार्ज जो इस पे क्रिएट होता है Q इज इक्वल टू C टाइम्स डेल्टा V। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा चार्ज एक्युमुलेट होगा एंड चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ये बात आप समझते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो C का वैल्यू होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड A इज द एरिया ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये सारी बात आप जानते हैं। अब हमें पढ़ना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि आपने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट में। आपने ये पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक बैटरी को V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं, तो बैटरी का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में ये बैटरी की इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि मान लो यहां पे पोटेंशियल मैं 0 वोल्ट मानता हूं, तो बैटरी के इस तरफ कितना होगा? प्लस B। ये 0 0 0 तो यहां भी 0 और ये प्लस B, तो यहां पे बेटा प्लस B। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताइए क्या हो गया? डेल्टा V, मतलब V, ये 0 और ये V, तो पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस CV और यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस CV। तो ये चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज का आना एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, चार्ज आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, किस टाइम पे कितना चार्ज होगा और कितने टाइम के बाद यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। हमने एग्जैक्टली फाइनल स्टेट की बात कर लिया था सीधा ही। बैटरी जोड़ा और मान लिया कि बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट हो गया कैपेसिटर प्लेट के बीच में। हमने यह बात नहीं किया कि पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे उस पर डेवलप होगा। अब चार्ज जो एक्युमुलेट हो रहा है कैपेसिटर प्लेट पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसका इक्वेशन क्या बनेगा, हमने ये बात नहीं किया था। डायरेक्टली प्लस CV और माइनस CV चार्ज रख दिया था। यह काम हमने कहां किया? इलेक्ट्रोस्टैट में। लेकिन अपन अब करेंगे ट्रांजिशन स्टेट की बात। इनिशियली देखेंगे चार्ज क्या था और धीरे धीरे टाइम्स के रिस्पेक्ट में चार्ज का ग्रोथ कैसा है, लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है या फिर पैराबोलिक है। किस तरह का चार्ज का ग्रोथ होगा कैपेसिटर प्लेट पे बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, ये हम समझेंगे। इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और मान लीजिए कैपेसिटर चार्ज है, वो रेसिस्टेंस से किस तरीके से डिस्चार्ज होगा उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जो हमने समझाया आपको, यही हमें डिस्कस करना है। नहीं तो ऐसा ना लगे आपको कि सर हमने तो कैपेसिटर पढ़ा हुआ है, बैटरी से भी कैपेसिटर को जोड़ा था। तो बैटरी से जब आपने कैपेसिटर को जोड़ा था तो डायरेक्टली आपने स्टेडी स्टेट की बात की थी। स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल स्टेट, कि कितना चार्ज आ जाएगा। आपने ये बात नहीं किया था कि कितने देर बाद आएगा। ठीक है ना? आइए बात करते हैं। मान लीजिए आपने लिया एक कैपेसिटर, ठीक है बेटा, उसको एक R रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस C को V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये है बेटा आपका की इज ओपन। ठीक है ना? यहां पे बताइए टोटल चार्ज क्या है कैपेसिटर प्लेट पे? 0। अभी जिस इंस्टेंट पे मैं सर्किट को क्लोज करूंगा उसी इंस्टेंट पे अभी इस पे चार्ज है ही नहीं। बैटरी क्या कर सकता है? बैटरी चार्ज दे सकता है क्या? क्या बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज? नहीं, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी एनर्जी का सोर्स है, बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है। बैटरी के पास चार्ज नहीं होता, बैटरी के पास एनर्जी जरूर होता है, वो सर्किट में चार्ज को घुमा सकता है। अगर मान लो सिंपल एक ऐसा बैटरी मैं कनेक्ट कर देता हूं और ये वायर है, बताओ ये बैटरी क्या करेगा? कुछ भी नहीं। ये सिंपल वायर है, कनेक्टिंग वायर है। लेकिन यहां पे अगर कैपेसिटर प्लेट जोड़ दोगे
तो बैटरी इन दोनों पॉइंट के बीच में V पोटेंशियल डेवलप करने की कोशिश करेगा, और कैपेसिटर प्लेट के बीच पोटेंशियल V, तो पक्का कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, Q इज इक्वल टू CV। तो चार्ज आएगा कहां से? क्या वो बैटरी ने चार्ज दिया कैपेसिटर प्लेट पे? नहीं, बैटरी के पास एनर्जी है, वो वर्क कर सकता है, चार्ज को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पे रख सकता है। तो चार्ज आया कहां से था? बैटरी ने क्या किया था, समझिएगा प्लीज, बैटरी ने क्या किया था, इस प्लेट का चार्ज उठाया, कुछ Q अमाउंट ऑफ चार्ज उठाया, तो यहां से प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज उठा लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस Q। अरे प्लस Q उठा लिया ना, नेट चार्ज इस पे 0 था पहले, प्लस Q उठा लिया बैटरी ने, और यहां से उठा के यहां रख दिया, तो यहां पे आ गया प्लस Q, यहां पे आ गया माइनस Q। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो टोटल चार्ज इसमें आना चाहिए था CV। तो बैटरी क्या करता है, यहां से माइनस CV चार्ज को उठा लेता है, सॉरी CV चार्ज को उठा लेता है, नेट चार्ज इस पे 0 था, CV चार्ज को उठा लेता है, तो यहां पे बचता है माइनस CV, और CV चार्ज को उठा के यहां रख देता है, तो इस पे बचता है प्लस CV। लेकिन यह काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एग्जैक्टली मैं अगर t इज इक्वल टू 0 पे आपसे पूछूं, तो एट t इज इक्वल टू 0, बेटा ढंग से देखिएगा, एट t इज इक्वल टू 0, जिस इंस्टेंट पे मैंने की को क्लोज किया, उसी इंस्टेंट पे, इनिशियल स्टेट पे, कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज कितना है, 0। तो कैपेसिटर प्लेट के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटर प्लेट के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस VC रिप्रेजेंट कर लेता हूं 0, क्योंकि यहां पे चार्ज भी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। अगर मैंने सर्किट को क्लोज कर लिया तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है, ज्यूम करूं अगर मैं, तो यहां पे क्या होगा बेटा, ढंग से सोच के बताओ, एक बैटरी के बाद पोटेंशियल बढ़ जाएगा लोअर से हायर जाने पे, प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, तो यहां पे प्लस बी, यहां पे 0 0 0 0 0, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0। तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा I इज इक्वल टू, बताओ यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V बाई R, ये करंट फ्लो करेगा, और रेसिस्टेंस के अलोंग जो पोटेंशियल होगा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना है, 0, यहां भी पोटेंशियल 0, यहां भी पोटेंशियल 0। अगर t टाइम के बाद बात करें आप, आफ्टर टाइम t, तो यहां से बैटरी ने कुछ चार्ज उठाया, dq बाई dt इज इक्वल टू V बाई R है, मतलब I इज इक्वल टू dq बाई dt ही तो है, मतलब चार्ज 0 है। अभी t इज इक्वल टू 0 पे जस्ट की क्लोज करने से पहले चार्ज 0 था, तो t की क्लोज करने के जस्ट बाद भी इस पे 0 चार्ज है, बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिफाइन एज करंट, dq बाई dt ही करंट डिफाइन होता है। मतलब बैटरी ने अभी इससे चार्ज उठाया नहीं है, लेकिन चार्ज उठा के ये लाना चाहता है इस तरफ, मतलब चार्ज फ्लो कराना चाहता है, तो चार्ज फ्लो कर गया इस पे, dq बाई dt इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे टाइम पास करेगा, यहां से कुछ Q चार्ज मान लो उठा लिया, तो कैपेसिटर प्लेट पे आप ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर प्लेट पे Q चार्ज यहां से बैटरी ने उठा लिया, बैटरी के पास वर्क करने की क्षमता है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस Q, और उठा के अपने थ्रू इसको यहां पे ले आया, तो इस पे हो जाएगा प्लस Q। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आप देखेंगे कैपेसिटर प्लेट के लॉन्ग, तो हो जाएगा आपका Q बाई C, ये आपको निकालना आता है, और ये रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कुछ VR। तो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग रेसिस्टेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस का सम नेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, VR क्या होता है, रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप, रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R, तो यहां से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू VR बाई R, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो VR हुआ है ना बेटा, रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे यहां पोटेंशियल ड्रॉप 0 था, इसलिए कंप्लीट बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कहां पे था, रेसिस्टेंस पे। जैसे ही कुछ चार्ज इस पे एक्युमुलेट हो गया, कहां से आया चार्ज, बैटरी ने दिया ना, बैटरी ने यहां से चार्ज उठाया, और उठा के बहुत काम किया, और इस रेसिस्टेंस के होते हुए यहां पे डाल दिया, तो टोटल नेट पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आ गया Q बाई C। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया Q बाई C, और ये हायर होगा ये लोअर होगा, यहां भी ये हायर होगा ये लोअर होगा, तो क्लोज लूप में चलेंगे तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, 0। तो आप ऐसे लिखेंगे ना, V माइनस VR की वैल्यू हो जाएगा IR, V माइनस IR माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0। तो ये तो बना VC प्लस VR इज इक्वल टू I। इसको देखिए कैसे लिखेंगे आप, VC को क्या लिखेंगे, Q बाई C, और VR को क्या लिखेंगे, ढंग से देखिए, VR को लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, I इंटू R इज इक्वल टू V। तो करंट का वैल्यू किसी टाइम पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, V माइनस Q बाई C बटा R। अरे रामलाल, ये Q बाई C उस तरफ जाएगा, तो V माइनस Q बाई C बटा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू I।
एंड व्हाट इज आई? आई इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt। तो किसी भी t टाइम पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है v माइनस क्यू बाई सी बटा आर हो गया। पहले क्या था? पहले था dq बाई dt, ये करंट जो था, करंट वो था आपका v बाई आर। अब हो गया v बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी। ये कम हुआ या ज़्यादा? कम हो गया, मतलब करंट टाइम के साथ क्या हुआ? कम हो गया। अच्छा, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर प्लेट, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर प्लेट इंक्रीजेज विथ टाइम, चार्ज इज इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि पहले चार्ज जीरो था, अब चार्ज आ गया, धीरे धीरे बैटरी ने यहां से प्लेट से चार्ज उठा के यहां पे रखना शुरू कर दिया, तो चार्ज टाइम के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा बेटा, ढंग से सुनना, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप पहले क्या था? जीरो, अब क्या है? वीसी। मतलब कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल भी टाइम के साथ बढ़ा है विथ टाइम। विथ टाइम potential along capacitor is increases but potential along capacitor is potential along resistance is decreases, क्योंकि रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल पहले क्या था? बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल। और अब क्या है रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल? v माइनस वीसी, मतलब रेसिस्टेंस के लॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कम होता जा रहा है। अच्छा सर, आफ्टर लार्ज टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, कितना समय है होगा वो मैं नहीं पता, इसलिए बहुत लंबे समय के बाद बैटरी जो करना चाहता था वो कर देगा। बहुत सिंपल से भाषा में बोल रहा हूं, बैटरी जो करना चाहता था कर देगा। बैटरी का अल्टीमेट गोल क्या था? करना, बैटरी चाहता था कि इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए मेरा v, तो मैक्सिमम यहां से चार्ज उठा के यहां पे रखने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली बैटरी जो करना चाहता था वो कर देगा। देखो यहां से वो चार्ज तो फ्लो करा नहीं पा रहा बैटरी, क्योंकि यहां पे तो गैप है, यहां से चार्ज उठा के यहां रख रहा है, तो मैक्सिमम कितना पोटेंशियल ड्रॉप सर्किट में कराना चाहता था इस दो पॉइंट के बीच में v, तो वो क्या करेगा? यहां पे चार्ज टोटल जमा कर देगा CV और यहां पे चार्ज जमा कर देगा माइनस CV। क्यों? क्योंकि नेट बैटरी का पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा यहां पे एक्युमुलेट हो जाएगा v। क्योंकि लंबे समय के बाद यहां पे चार्जिंग स्टार्ट हुआ, यहां पे चार्जिंग हो रहा था, लंबे समय के बाद कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, V वोल्ट की बैटरी लगाया है तो कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप V डेवलप हो जाएगा। मतलब यहां पे प्लस CV चार्ज, यहां पे माइनस CV चार्ज, तो रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल जीरो। रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। कैपेसिटेंस के लॉन्ग पोटेंशियल होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो बताओ, चार्ज बिकम मैक्सिमम, वो होगा आपका CV। इससे ज्यादा चार्ज नहीं जा सकता। मैक्सिमम ये हो सकता है ना कि बैटरी का पोटेंशियल V है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के लॉन्ग V डेवलप करा देगा। तो चार्ज होता है CV, तो प्लस CV यहां पे, माइनस CV यहां पे, मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा? CV। और पोटेंशियल अलॉन्ग कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी V, और रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल हो गया जीरो। इफ रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल इज जीरो, यहां पे पोटेंशियल अगर कुछ V है तो यहां भी V हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। अरे फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स जीरो, करंट जीरो हो जाएगा, चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, VC भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ये कहानी बनेगा जब कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुल चार्ज हो जाएगा। इसी को जो मैं आपको फिजिकली और थोड़ा बहुत मैथमेटिकली समझा रहा हूं, इस चीज को मैं ड्राइव करके आपको बता देता हूं। ड्राइव कैसे करूंगा? तो देखो, ये तो इनिशियल टाइम है, इनिशियल स्टेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट ये क्या आपका? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट आफ्टर लार्ज टाइम, आफ्टर लार्ज टाइम, जिसको स्टेडी स्टेट के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो स्टेट अटेंड कर लिया ये फिक्स स्टेट है। मतलब इस स्टेट पे कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा तो रेसिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा जीरो, रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा जीरो, कंप्लीट पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी का कैपेसिटर के लॉन्ग हो जाएगा, और बैटरी कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुल चार्ज। ये स्टेडी स्टेट है। और ये ट्रांजिशन स्टेट है किसी भी टी टाइम पे। तो किसी भी टी टाइम पे कितना चार्ज इकट्ठा हुआ वो इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, इस इक्वेशन से मिल जाएगा। t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू लास्ट टाइम इनफाइनाइट, कि एट t की बात करूं, एट t की बात करूंगा, इस इक्वेशन की बात करूंगा। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो dq को रहने दो, dt को यहां ले जाओ, और ये देखो q माइनस v माइनस q बाई सी को यहां ले आओ उठा के, ठीक है ना। r को रहने दो इधर। तो ढंग से देखना, dt बाई r एज इट इज यहां रह जाएगा, नीचे क्या जाएगा? v माइनस क्यू बाई सी, v माइनस क्यू बाई सी। अच्छा, अगर आप यहां पे c को नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका CV बटा RC, ये हो जाएगा आपका CV
यहाँ से हटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका RC। अरे भाई मेरे, ये V माइनस क्यू बाई सी है, तो C को अगर LCM लोगे तो CV माइनस क्यू बटा C नीचे आ जाएगा, तो ये RC हो जाएगा सिंपल। अब इंटीग्रेशन कर दो, बताओ t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे टाइम का इंटीग्रेशन है, बताओ इधर चार्ज का इंटीग्रेशन है, चार्ज कितना था 0 था, और किसी भी t टाइम पे चार्ज मान लेता हूँ एट QT। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये CV माइनस क्यू का इंटीग्रेशन होगा log CV माइनस क्यू बटा -1। इंटीग्रेशन समझ आता होगा आप, लीनियर फंक्शन है 1 अपॉन CV माइनस क्यू, dx बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x, और यहां पे एक CV माइनस क्यू और ऊपर में dq, तो इंटीग्रेशन होगा log CV माइनस क्यू, और जो q का मल्टीप्लायर है -1 उससे डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू dt, CR तो कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो ये t बाई RC लिख सकते हैं। इधर लिमिट पुट करेंगे आप 0 टू QT, तो जब QT रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log CV माइनस QT, चार्ज है t, माइनस जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो log CV, और log A माइनस log B होता है log A बाई B, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल CV इज इक्वल टू माइनस t बाई RC। अब यहाँ पे एंटी लॉग लो, और लॉग का कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। लॉग का कंसेप्ट ये पढ़ाया था, लॉग इज नथिंग बट अ पावर, लॉग दिस ऑन द बेस ई इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये है कि ये ई का पावर दिस इज इक्वल टू रिजल्ट दिस, एंटी लॉग यही होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1, देखो CV से CV डिवाइड करोगे, इधर भी CV डिवाइड करो, तो 1 माइनस क्यू एट टाइम t डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू ई का पावर माइनस t बाई RC। मतलब ये टर्म यहाँ रहने दिया, लॉग उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। अब यहाँ पे ढंग से सॉल्व करेंगे, q बाई CV को इधर ले जाएंगे, ये टर्म इस तरफ आएगा, तो ये बनेगा चार्ज एट टाइम t इज इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस t बाई RC, ये टर्म इधर आ गया, और बटा CV था उसको यहाँ भेज दो, तो ये हो गया आपका चार्ज एट एनी टाइम t इज इक्वल टू CV 1 माइनस ई का पावर माइनस t बाई RC। ये है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां से आप प्रूव कर सकते हो कि एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 होगा। क्यों चार्ज 0 होगा? देखिए यहां पे जब 0 रखेंगे, e का पावर 0 क्या होता है 1, e का पावर 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। समझ में आई ये बात? चार्ज 0 आ गया। अच्छा, एट t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, बहुत लंबे समय के बाद, तो e का पावर माइनस इन्फाइनाइट हो जाता है 0, e का पावर माइनस इन्फाइनाइट हो जाता है 0, तो वहाँ पे चार्ज इकट्ठा होगा आपका प्लस CV, जिसको आप मैक्सिमम चार्ज कह सकते हैं। जिसको क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम चार्ज। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा आपका, उसको आप इक्वेशन को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस t बाई RC। Q क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस t बाई RC। ये इक्वेशन आप बना सकते हैं। क्या आपको ये समझ आया? चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ा, कोई खास बात नहीं है। तो अपन इस पे डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे इसका। उससे पहले स्क्रीन पॉज करके बेटा ये लिखिए। तो देखिए बेटा, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपने क्या निकाल लिया है? Q इज इक्वल टू Q मैक्स दैट इज इक्वल टू CV 1 माइनस ई का पावर माइनस t बाई RC। ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला है। ग्राफिकल एनालिसिस में हमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ ऐसा होता है, ये वाला फंक्शन बनता है। एंड 1 माइनस एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ कैसा बनता है? तो बेसिक मैथ में आपने ये पढ़ा था, यहां पे चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा जाए तो इस तरह का ग्रोथ होगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बट ये ग्रोथ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, यहां पे वाई एक्सिस पे अपन ने चार्ज को रखा है और एक्स एक्सिस पे अपन ने टाइम को रखा है। t इज इक्वल टू इन्फाइनेटली लार्ज टाइम के बाद यहां पे e इज इक्वल टू t का पावर माइनस RC, ये कब जाके 0 होगा? जब ये 0 होगा तभी तो Q इज इक्वल टू Q मैक्सिमम होगा। और ये 0 कब होगा? तो देखिए एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ ऐसा बनता है, ये फाइनाइट टाइम में 0 नहीं होगा, इन्फाइनेटली लार्ज टाइम के बाद 0 होगा। देखो, अगर मैं e का पावर माइनस t बाई RC का ग्राफ बनाऊं सिर्फ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये बहुत जल्दी से इसका डीके होगा, लेकिन लार्ज समय के बाद, एक्सपोनेंशियल डीके का मतलब है ये तुरंत तो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन लंबे समय के बाद ये टेंस टू 0 होगा। इवन 0 कभी होगा ही नहीं, इन्फाइनेटली लार्ज टाइम के बाद ये एक्स एक्सिस को टच करता है। मतलब वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू रखा है मैंने, देखो e का पावर माइनस t बाई RC, इसका डीके आप टाइम के साथ देखेंगे तो इनिशियली ये बहुत रैपिडली डीके होगा,
लेकिन जब ये आधा डीके हो चुका होगा तो अगला आधा डीके में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर अगले आधा डीके में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, और ये खत्म तो कभी होगा ही नहीं, ये खत्म तो कभी होगा ही नहीं। तो यहां पे ढंग से आप देखें, यहां पे बेटा ढंग से आप देखें तो पहला 50% चार्ज तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये, लेकिन नेक्स्ट 50% चार्ज होने में बहुत टाइम लगाएगा। इवन 90% चार्ज भी हो जाएगा ये, लेकिन नेक्स्ट 90% से 100% चार्ज होने में बहुत लार्ज टाइम लगाएगा, इनफैक्ट इनफाइनेटली लार्ज टाइम लगाएगा। तो बैटरी 99% भी चार्ज हो जाता है, लेकिन 100% कभी नहीं हो पाता। देखो ना, ये कभी इस एक्सिस को टच नहीं करता है, क्योंकि ये वाला टर्म फाइनाइट टाइम पे जीरो नहीं होगा। ये टर्म तब जीरो होगा जब e का पावर, ये यहां पे -t है, ये t को इनफाइनाइट रखोगे तो e का पावर -t ही जीरो होता है इनफाइनेटली लार्ज टाइम के बाद। इसलिए हम कहते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट। कोई फाइनाइट टाइम आप निकाल ही नहीं सकते। तो बैटरी कितने देर में फुल चार्ज होगा? कभी नहीं। इसका आंसर होगा कभी नहीं। इनफाइनेटली लार्ज टाइम मतलब कभी नहीं, वो तो बहुत लंबे समय बाद आएगा ना। बैटरी को 90% चार्ज कर लो, हो जाएगा, टाइम निकाल सकते हो, एक फाइनाइट टाइम पे 90% चार्ज हो जाएगा, 99% भी चार्ज हो जाएगा, लेकिन 100% चार्ज नहीं होता बैटरी। ये जो ग्राफ है, ये इस मैक्सिमम चार्ज को, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये सीवी चार्ज को जो कि क्यू मैक्स है, इसको अप्रोच करता है। बस ये टाइम्स ये टच करता हुआ दिखाई देगा लंबे समय के बाद, लेकिन फाइनाइट टाइम पे टच नहीं करेगा। अब आप ढंग से देखें, यहां पे नीचे बेटा आरसी, ई का पावर, ई एक नंबर है, उसका पावर डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो टी इज इक्वल टू आरसी होगा डायमेंशनली। आई एम नॉट सेइंग फिजिकली, बट ये डायमेंशन वाइज टी इज इक्वल टू आरसी होगा। इसको अपन टाइम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, टाउ, टाइम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं ये, क्योंकि ये टाइम है तो ये भी टाइम होना चाहिए। तो याद रखिए, डायमेंशनली कई बार पूछ लेते हैं कि आरसी का डायमेंशन बताओ क्या होगा। आरसी का डायमेंशन टाइम के इक्वल होगा। इफ t इज इक्वल टू 0 देन चार्ज इज 0। कितने समय के बाद आधा चार्ज इस पे जमा हो जाएगा? वो समय बताइए जब इस पे एग्जैक्टली 50% चार्ज हो जाएगा। ये 100% तो सर कह रहे होगा ही नहीं, तो 50% कितने देर बाद होगा वो निकालो। यहां पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा है कि फाइंड टाइम व्हेन चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। तो इसी का पार्ट हो गया ग्राफिकल एनालिसिस का। हमें टाइम बताना है कि बताओ कितनी देर बाद आधा चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। तो निकालो चलो कितनी देर बाद आधा चार्ज हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू Q मैक्स E का 1 माइनस E का पावर -t बाई RC। यही है ना इक्वेशन। ये किसी भी t टाइम का चार्ज है। क्या बोला आपने? फाइंड टाइम व्हेन चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज ये, इसका आधा मतलब Q मैक्स बाई 2। यही तो बात हो गया। तो यहां से कैंसिल कर लो इसको, और ये वाला टर्म E का पावर -t बाई RC को इधर ले आओ तो 1/2 उस तरफ जाएगा, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ। ये बनेगा E का पावर -t बाई RC इज इक्वल टू 1/2। E का पावर माइनस है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1/t बाई RC, जब पावर निगेटिव है तो नीचे आ जाएगा 1/e का पावर t बाई RC इज इक्वल टू 1/2, मतलब E का पावर t बाई RC इज इक्वल टू 2। ये एक्सपोनेंशियल है, ये जब उस तरफ जाएगा तो लॉगरिथमिक में चेंज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं t बाई RC इज इक्वल टू log 2 ऑन द बेस e। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा RC log 2। यह आएगा जवाब। अब log 2 का वैल्यू होता है 0.603, ऐसा कुछ आएगा। तो 0.603 इंटू RC, टाइम कॉन्स्टेंट के टर्म्स में देखो आ गया। तो कितने टाइम बाद बताओ? तो टाइम यहां पे आ जाएगा बेटा, देखो RC log 2 टाइम के बाद, एग्जैक्टली RC log 2 टाइम के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा? 50%। अच्छा, इफ t इज इक्वल टू RC, मतलब t इज इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट, एग्जैक्टली टाउ के बराबर है ना, t इज इक्वल टू RC, तो कितना चार्ज होगा? अगर टाइम को यहां पे RC की जगह पे RC रख दोगे, t को देखो, ये t को RC टाउ रख दोगे, तो RC बाई RC क्या होगा? 1। तो E का पावर -1 बनेगा। तो यहां पे देखो Q बराबर Q मैक्स, मतलब RC, Q मैक्स सॉरी CV, Q मैक्स क्या होगा? CV। तो Q मैक्स 1 माइनस 1/e, तो LCM ले लोगे तो ये बनेगा E माइनस 1/e। ये टर्म बनेगा, मैथमेटिकली सॉल्व करो ना भाई, 1/e है तो E माइनस 1/e। ये एग्जैक्टली आ जाएगा Q इज 63% ऑफ Q मैक्स। मैक्सिमम चार्ज का कितना? 63%।
तो पहले ये टाइम आएगा कि पहले ये टाइम आएगा? तो पहले तो वो टाइम आएगा जब चार्ज 50% हुआ था, फिर यहां पे 63% है, तो ये आएगा आपको t बराबर RC। t बराबर RC जब कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, बोलो कितना चार्ज हो जाएगा, बोलो अच्छे से, 63%, 63% ऑफ Q मैक्स, और लार्ज टाइम के बाद ये Q मैक्स हो जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? और वैसे भी log 2 होता है 0.6, 0.6 का मतलब RC से तो कम ही आएगा, तो पहले आएगा आपका RC log 2, जिसके बाद कैपेसिटर 50% चार्ज हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज का आधा, मैक्सिमम चार्ज का आधा, फिर T इज इक्वल टू RC, टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम होगा जब चार्ज कितना हो जाएगा, 63%, और इन्फाइनेटली लार्ज समय के बाद फुल चार्ज हो जाएगा, इन्फाइनेटली लार्ज समय के बाद ये फुल चार्ज हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है क्या? ये कहानी समझ आया? अच्छा, करंट की बात किया था अपन ने, बोला था चार्ज धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है और करंट का डीके हो रहा है, और आपको एग्जैक्टली यहां से दिख जाएगा I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt। I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt। तो किसी t टाइम पे करंट निकालने के लिए किसी t टाइम पे जो चार्ज है उसको डिफरेंशिएट कर दो, और ये t टाइम का चार्ज है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो ध्यान से देखना, q मैक्स तो तेरा बाहर रहेगा, q मैक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ी ना करोगे, तो कांस्टेंट है cv के बराबर, एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e का पावर माइनस टी बाई RC। e का पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e का पावर समथिंग होगा, जो टर्म होगा ये तो 0 आ गया देख, माइनस e का पावर माइनस टी बाई RC, और जो यहां पे पावर में था समथिंग माइनस टी बाई RC, उसका डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा बेटा t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस RC से यहां पे मल्टीवाइड हो जाएगा, देखो ना 1 अपॉन माइनस RC, तो यहां पे लिख लोगे माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा RC। Q मैक्स क्या था बेटा, CV, तो यहां पे I इज इक्वल टू लिखोगे CV बटा RC, CV बटा RC, E का पावर माइनस टी बाई RC, तो यहां पे करंट आपका आ जाएगा, C से C कैंसिल होगा, V बाई R, और याद करो T इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट फ्लो करा था, देखो ना V बाई R, जब R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I मैक्स E का पावर माइनस टी बाई RC। ये तो एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल डीके हो गया। इसका अगर ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे तो ढंग से देखो ग्राफ कैसा होगा इसका, ये देखो बहुत ही बढ़िया सा ऐसा ग्राफ बनेगा। बताओ कितने टाइम के बाद करंट 0 हो जाएगा, इन्फाइनेटली लार्ज टाइम के बाद। ये कभी फाइनाइट टाइम पे इस टाइम एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये आपको टच करता हुआ दिखाई दे देगा कि हाँ कहीं टच कर जाएगा बहुत लंबे समय के बाद। ये आपका करंट वर्सेस समय का ग्राफ है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जब टाइम 0 था तो करंट यहां पे कितना फ्लो कर रहा था, मैक्सिमम। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ये देखूं t इज इक्वल टू टाउ मतलब RC, उस समय कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिकली समझिएगा बेटा। यहाँ पे जब t को RC के बराबर रखो तो RC से RC कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/E, मतलब मैक्सिमम करंट बटा E। E का वैल्यू कितना होता है 2.71। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 डिवाइडेड बाई 2.71 कितना आएगा, 37% के आसपास, 33% के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 33% के आसपास, 37 ही आएगा। एक बार डिवाइड करके देख लो, 100 डिवाइडेड बाई 2.71, समझ में आया कि नहीं है? तो देखो ये जब 3 होता तो 33 आता, ये 33 से तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो 37% के आसपास आ जाएगा। कितना करंट का डीके हो चुका होगा, 37% आफ्टर अ टाइम t इज इक्वल टू टाउ, आफ्टर अ टाइम t इज इक्वल टू टाउ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आधा करंट कब हो जाएगा, हाफ ऑफ द करंट, हाफ करंट कब हो जाएगा, तो I मैक्स बाई 2 लिखोगे, इससे कैंसिल होगा, हाफ होगा, एग्जैक्टली टाइम t इज इक्वल टू RC लॉग 2 लॉग RC आएगा, सॉरी RC लॉग 2 आएगा, उतना ही टाइम के बाद RC लॉग 2 आएगा। तो जिस इंस्टेंट पे करंट आधा होगा उसी इंस्टेंट पे देखो चार्ज भी आधा होगा, ठीक है? करंट जब आधा होगा तो चार्ज भी आधा होगा। निकाल के देख लो ना, यहाँ पे I मैक्स बाई 2 रखोगे तो I मैक्स कैंसिल हो जाएगा 1/2, एंड 1/2 इज इक्वल टू E का पावर माइनस टी बाई RC, तो 2 इज इक्वल टू E का पावर टी बाई RC, तो ये एक्सपोनेंशियल इधर आएगा, तो log 2 और RC से मल्टीप्लाई हो जाएगा, RC log 2 देखो यहाँ पे देखना, RC log 2, तो एक बार ढंग से देखो तो 1/2
और 2 बेटा ऊपर जाएगा तो बिल्कुल सही है। तो RC log 2 के बाद समय t इज इक्वल टू RC log 2 के बाद यहाँ पे जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा I/2, मतलब करंट कितना हो जाएगा 50%। लेकिन वो टाइम तो पहले आना चाहिए, तो ये 37% कम हो गया तो 50% तो पहले ही आएगा ना। अरे भाई ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज थोड़ी ना हो रहा है, तो ये टाइम पहले ही आएगा, यहाँ आएगा कहीं। कंफ्यूज मत हो, समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है तो पहले 50% होगा कि पहले 30% ही हो जाएगा? ये रिमेनिंग चार्ज है I max by E, तो पहले I max से 100% से पहले 50% पे आएगा, और 50% पे आने के बाद ये 37% बचेगा ना। तो 50% कितने टाइम बचेगा? तो वही आप समय आ गया। देखो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू RC log 2। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, I max by 2। समझ में आया कि नहीं आया? देखो अरे भाई पहले 100% है, फिर 50% होगा, तब तो 37% होगा ना। तो वही मैं कंफ्यूज हो गया था कि इधर नहीं आएगा टाइम, ये पहले ही आएगा। इसमें भी पहले आया था और इसमें भी पहले ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, 0 से पहले होगा 57, फिर होगा पहले होगा 50% और फिर होगा 63%। देखो ना, पहले 0 फिर 50% फिर 63%, और यहाँ पे मैक्सिमम 100% से पहले 50% पे आएगा, फिर रिमेनिंग 37 पे आएगा, फिर जाके ये क्या होगा, 0 होगा। क्या आपको ये क्लियर समझ आ रहा है कहानी? कोई खास बात नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो, पोटेंशियल एट कैपेसिटर एट टाइम t क्या होगा? तो कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सिंपल होता है V इज इक्वल टू Q/C। तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है Q 1 माइनस E का पावर माइनस T/RC। यही होता है, यही तो है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको मिटा लो, कोई खास बात नहीं, तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं। ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो E का पावर माइनस T/RC ये निकला, और बटा C से डिवाइड कर दो। तो ये है पोटेंशियल ड्रॉप एलोंग कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप एलोंग रेसिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो VR इज इक्वल टू V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? तो सिंपल करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। देखना, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा I max इंटू R रेसिस्टेंस, तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप E का पावर माइनस T/RC। तो आप ध्यान से देखिए, करंट का वेरिएशन एग्जैक्टली रेसिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल के वेरिएशन जैसा है। अरे क्योंकि V बराबर I R, R कांस्टेंट है, I जिस तरीके से वेरी करेगा पोटेंशियल R के क्रॉस उसी तरीके से वेरी करेगा, और जिस तरीके से चार्ज वेरी करेगा कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल भी उसी तरीके से वेरी करेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे ग्राफ पूछ दे कि पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ बनाओ टाइम के साथ, तो ये बनेगा साहब। ये क्या है? ये तेरा VR है। ये VR का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना लिया मैंने, VR का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना लिया। पता VC का वेरिएशन, VC का वेरिएशन वैसा ही होगा जैसा चार्ज का वेरिएशन है, क्योंकि V बराबर होता है Q/C। तो C से डिवाइड करूंगा, लेकिन चार्ज का जिस तरीके से वेरिएशन होगा, T टाइम पे जितना चार्ज होगा कैपेसिटेंस एंड कांस्टेंट से डिवाइड करके पोटेंशियल देखूंगा मैं, तो इसका वेरिएशन भी ऐसा ही होगा, इसका वेरिएशन भी ऐसा ही होगा। बट नेट पोटेंशियल हमेशा VC प्लस VR के इक्वल होगा। नेट पोटेंशियल हमेशा किसके इक्वल होगा? VC प्लस VR के इक्वल होगा। देखिए ये नेट पोटेंशियल, ये तेरा नेट पोटेंशियल V होगा। ये क्या है? VC है। ये क्या है? VR है। पोटेंशियल अलोंग रेसिस्टेंस का वेरिएशन एग्जैक्टली करंट के जैसा है, और पोटेंशियल अलोंग कैपेसिटेंस का वेरिएशन एग्जैक्टली चार्ज के जैसा है। बताओ 50% चार्ज होने में कितना समय लगता है? 50% चार्ज होने में समय लगता है RC log 2। 50% करंट कम होने में समय कितना लगता है? RC log 2। 63% चार्ज होने में कितना समय लगता है? T इज इक्वल टू RC, टाइम कांस्टेंट इक्वल। और 37% करंट कम होने में कितना समय लगता है? T इज इक्वल टू RC। 90% चार्ज होने में कितना समय लगेगा? निकाल लो, Q इज इक्वल टू 90% ऑफ Q max। यहां से टाइम निकाल लो, 99% निकाल लो, कुछ आएगा। 100% नहीं आएगा। फाइनाइट टाइम पे ये ग्राफ इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, इनफाइनेटली लास्ट टाइम लग जाएगा। तो 90% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, लेकिन 100% कभी चार्ज नहीं होता। 100% कैपेसिटर कभी चार्ज नहीं हो पाता। क्लियर है क्या ये बात? समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके बेटा अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए। Next, find time when potential along capacitor is equal to potential along resistance। यही यहां पे सवाल लिखा हुआ था। वो समय बताएं जब VC is equal to VR होगा। कितने टाइम बाद VC is equal to VR होगा?
तो बताइए Vc की वैल्यू क्या होती है? Vc की वैल्यू होती है Q/C। याद करिए, किसी भी टी टाइम पे जो चार्ज होता है वो हो जाएगा आपका Q मैक्स, जो कि CV के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं CV/C 1 माइनस ई का पावर माइनस T/RC। यही लिखा था मैंने, किसी भी टी टाइम के बाद कैपेसिटेंस के लॉन्ग पोटेंशियल इज इक्वल टू आई मैक्स को क्या लिखेंगे? V/R। अब देखो VR क्या होगा? I इंटू आर मल्टीप्लाई R ई का पावर माइनस T/RC। ये है Vc/VR। तो यहां पे ढंग से देखेंगे तो C से C कैंसिल होगा, R से R कैंसिल होगा, यहां से V से V कैंसिल होगा। ये 1 माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो माइनस को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस 2। यस 1 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ई का पावर माइनस T/RC, ई का पावर माइनस T/RC, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा तो 2 ई का पावर माइनस T/RC। इसको आप लिख सकते हैं 1/2, 1/2 को लिखेंगे 2 का पावर -1 ई का पावर माइनस T/RC। क्लियर है? तो यहां से ई को इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा log 2। अरे भाई तू देख, कंफ्यूज हो जाते हो, एक छोटी सा मैथमेटिक्स है। देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, ई का पावर T/RC इज इक्वल टू 2। क्यों लिख सकता हूं? तो इसको नीचे ले आ तो बात खत्म। इसको जैसे ही नीचे लाऊंगा तो ई का पावर माइनस T/RC होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अरे ये मल्टीप्लाई में इसको नीचे लाऊंगा 1/e का पावर माइनस T/RC, ऊपर जाएगा तो प्लस T/RC होगा। एक्सपोनेंशियल को उधर लूंगा तो ये लॉग आ जाएगा, तो ये बनेगा T/RC इज इक्वल टू log 2। तो T बराबर RC log 2। और बिल्कुल ये होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट कितने टाइम बाद 50% बचेगा। करंट का डी क्या हो रहा है तो RC log 2 के बाद। तो जब करंट 50% होगा तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल ड्रॉप भी 50% होगा रेसिस्टेंस के लॉन्ग। और कैपेसिटेंस के लॉन्ग कितनी देर बाद चार्ज 50% होगा? तो चार्ज 50% होगा RC log 2। तो बेटा चार्ज 50%, तो तुम जानते हो V इज इक्वल टू Q/C। C कॉन्स्टेंट है, जब चार्ज आधा तो पोटेंशियल आधा, चार्ज मैक्सिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम। तो सिंपल सी बात है, RC log 2 तो आना ही भी चाहिए था। तो कहीं से भी देखो आंसर वही आया, T इज इक्वल टू RC log 2। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आया है? नेक्स्ट समझिएगा, एनर्जी अलोंग कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितना हो सकता है? तो U इज इक्वल टू Q²/2C होता है। जब आप ये मैक्सिमम की बात करोगे तो ये भी मैक्सिमम होगा। Q मैक्सिमम कितना होता है बेटा? CV²। अब C से C कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका हाफ CV²। ये तो आप कैपेसिटर में भी पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर पढ़ा था तब भी ये पढ़ा था। लेकिन किसी टी टाइम पे अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो 1/2C, और किसी भी टी टाइम पे जो चार्ज होगा उसका स्क्वायर। किसी भी टी टाइम पे चार्ज कितना होता है? तो किसी भी टी टाइम पे चार्ज होता है, आप इसको Q मैक्स चाहे तो लिख ले, Q मैक्स का होल स्क्वायर, वैसे ये CV² हो जाएगा, एंड 1 माइनस ई का पावर माइनस T/RC का होल स्क्वायर। ये है किसी टी टाइम पे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो इस पे बहुत छोटा सा सवाल ऐसा ही पूछते हैं कि फाइंड टाइम व्हेन स्टोर्ड एनर्जी ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। ये सवाल होता ही है जब भी कैपेसिटर पढ़ोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। फाइंड टाइम when energy stored is half of the maximum energy। हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। बेटा मैक्सिमम एनर्जी कितना होता है? मैक्सिमम एनर्जी होता है हाफ CV²। यहां निकाला ना मैक्सिमम एनर्जी, तो उसका आधा कितना होगा? या आप सिंपल कह सकते हैं Q मैक्सिमम का होल स्क्वायर/2C। मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा? तो Q मैक्सिमम का होल स्क्वायर/2C। अरे Q²/2C होता है चार्ज, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा जब चार्ज मैक्सिमम होगा? सिंपल सी बात है, Q मैक्स का होल स्क्वायर/2C। अब कह रहे हो कि अभी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी का आधा है, तो मैक्सिमम एनर्जी का आधा है तो ये हो जाएगा किसी भी टी टाइम का चार्ज का होल स्क्वायर/2C। कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो होता है Q²/2C। टी टाइम पे एनर्जी कितना होगा? तो टी टाइम का चार्ज का होल स्क्वायर/2C। मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा? मैक्सिमम चार्ज का होल स्क्वायर/2C। और मैक्सिमम एनर्जी का आधा एनर्जी है किसी टी टाइम पे, तो मैक्सिमम एनर्जी का हाफ ऑफ दिस एनर्जी। अब यहां से 2C से 2C कैंसिल हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? Q मैक्स/√2।
और किसी भी टी टाइम पे क्यू क्या होता है, किसी भी टी टाइम पे क्यू होता है क्यू मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ से क्यू मैक्स से क्यू मैक्स कैंसिल होगा, 1/√2 आ गया। तो 1/√2 यहाँ पे इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, ये माइनस से इधर आएगा और 1/√2 इधर ले आता हूँ तो 1 माइनस 1/√2। तो ऐसे टर्म सॉल्व कर लो और एक्सपोनेंशियल को इधर लाओगे तो लॉग बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू लॉग √2 माइनस 1/√2। या इसको उल्टा कर दोगे तो माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √2 बटा √2 माइनस 1। क्या होगा बेटा, √2 बटा √2 माइनस 1। आर सी को यहाँ लाओगे तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर सी लॉग √2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1। ये टाइम आएगा। इस टाइम के बाद कैपेसिटर पे एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी का फंक्शन है, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 1/2 सी क्यू मैक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। अगर मैं आपको एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने को बोलूं तो एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, उससे पहले अपन t इज इक्वल टू 0 पे फिर से कैपेसिटर को देख लेते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा था। तो याद करो इनिशियल सर्किट, क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन 80% 90% इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे बनता है। ट्रांजिशन स्टेट पे बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। तो तुम्हें सर्किट बनाओगा कॉम्प्लेक्स और पूछेगा t इज इक्वल टू 0 पे करंट और चार्ज बताओ, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्टेडी स्टेट पे चार्ज एंड करंट बताओ। तो देखो ध्यान से बेटा, जब t इज इक्वल टू 0 पे बात करी थी तो सारी बातें करो एक बार। t इज इक्वल टू 0 पे सब कुछ बताओ, सब कुछ मतलब बताओ चार्ज कितना है 0, करंट कितना है मैक्सिमम। ये बात हो गई, समझा दिया। मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा मतलब यहाँ पे चार्ज 0 है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया मतलब ये सिंपल वायर जैसा है और मैक्सिमम करंट अलाउ कर रहा है, ये V है तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। हेंस एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर। बिल्कुल कैपेसिटर प्लेट सिंपल वायर जैसा बिहेव कर लेता है। अब मैं भी जब 12th क्लास में था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ पहली बार कि आप कहते हो कि कैपेसिटर प्लेट है, ये बीच में हवा है और आप कह रहे हो कि नहीं इसको सिंपल वायर मान लूंगा। सर मुझे फिजिकली तो समझ नहीं आया, मैथमेटिकली चाहे आप जो कुछ कह लो, तो मैं आपको फिजिकली समझाता हूं। और पहले स्टार्टिंग में मैंने यही समझाया था आपको कि देखो असल में क्या है कि ये अगर प्लेट ना होता, सिर्फ पॉइंटेड वायर होता और यहां पे बैटरी लगा होता, तो बैटरी का काम है इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये V है तो ये V होगा, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड है। तो सर प्लेट लगाने से क्या होता है, प्लेट लगाने से क्या होता है, ये देखो कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। लेकिन अगर तुम प्लेट लगा दोगे, कंडक्टिंग प्लेट लगा दोगे, तो प्लेट में यहाँ पे चार्ज अगर 0 है और यहाँ पे भी चार्ज 0 है, मतलब तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। कभी 0 और V इकट्ठा हो ही नहीं सकता। तो बैटरी का पोटेंशियल V का तो मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन आप कहते हो चार्ज नहीं तो पोटेंशियल नहीं है। जब ये बैटरी कनेक्टेड नहीं था तो चार्ज नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, 0 था पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे भी चार्ज 0, इस पे भी चार्ज 0, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। जब आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी को और अभी भी इस पर चार्ज नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। लेकिन बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो कैसे करेगा, तो वो क्या करेगा, जब तक इस पर चार्ज नहीं आएगा तो पोटेंशियल क्रिएट हो नहीं सकता। तो पॉइंटेड वायर तो नहीं, एक प्लेट लग गया है। तो बैटरी क्या करता है, यहाँ से चार्ज उठा लेता है और उठा के यहाँ रख देता है। तो जैसे इस पर -Q चार्ज उठाएगा, सॉरी Q चार्ज उठाएगा तो यहाँ पे -Q हो जाएगा और इस पर Q चार्ज उठा के रख देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, +Q हो जाएगा। तो ये जब चार्ज उठा के रख रहा था मतलब सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा था, और सर्किट में अगर चार्ज फ्लो करेगा मतलब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको आप कहते हैं कि ये सिंपल वायर जैसा हो गया, क्योंकि सर्किट में तो करंट को अलाउ कर रहा है। लेकिन जब मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाएगा तो अब इसको चार्ज फ्लो कराने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम चार्ज हो गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे V आ गया। तो फिर से देखो इनिशियल पॉइंटेड वायर जैसा ही तो कहानी हो गया। अल्टीमेटली बैटरी का गोल ये था कि दोनों के बीच में पोटेंशियल आ जाए। तो पोटेंशियल तभी आएगा जब चार्ज आएगा। तो फुल चार्ज होने के बाद ये यहाँ से चार्ज का फ्लो सर्किट में कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कैपेसिटर क्या हो जाता है, फुल चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर क्या हो जाता है बेटा, फुल चार्ज हो जाता है। तो वहीं देखो, तो एट t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर विल बिहेव एज capacitor will behave as
सिंपल वायर एंड अलाउ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये अपने से करंट फ्लो को अलाउ करेगा और यहां पे पूरा का पूरा बैटरी का पोटेंशियल रेसिस्टेंस के अलोंग ड्रॉप होगा और यहां पे जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, मैक्सिमम करेगा। और धीरे धीरे जब यहां पे चार्ज इकट्ठा होने लगेगा, थोड़ा पोटेंशियल आएगा, तो अब इसको करंट कम फ्लो कराने की जरूरत है। पोटेंशियल तो डेवलप हो गया, तो कम चार्ज लाने की जरूरत है, तो धीरे धीरे कम अमाउंट ऑफ चार्ज लेके आएगा, तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी और यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होता जाएगा तो चार्ज बढ़ेगा। आफ्टर लार्ज चार्ज एट स्टेडी स्टेट, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, फाइनली क्या हो गया, कैपेसिटर क्या हो गया, फुल चार्ज। तो भले ही यहाँ पे रेसिस्टेंस कनेक्टेड होगा, लेकिन जब ये प्लस CV और ये माइनस CV आ गया, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल मैक्सिमम आ गया, है ना, तो यहाँ से फ्लो करंट का क्या होगा, 0। मतलब ये ब्रोकन वायर जैसा हो गया, यहाँ पे करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो सर्किट तो क्लोज हो ही नहीं रहा, तो ये कैपेसिटर असल में टूटा हुआ वायर जैसा बिहेव करता है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर विल बिहेव एज सिंपल वायर, सॉरी ओपन वायर। कैपेसिटर विल बिहेव एज अ ओपन वायर, मतलब टूटा हुआ तार, ओपन वायर, टूटा हुआ तार। मतलब आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि ये टूटा हुआ तार है, मतलब सर्किट को तुम ऐसा मान सकते हो। इस सर्किट को मैं यहाँ रीड्रॉ कर रहा हूँ, देखना, ये रेसिस्टेंस और ये बैटरी और ये यहाँ पॉइंट, बस कैपेसिटर बनाने की जरूरत ही नहीं, फुल चार्ज हो गया ये। यहाँ पे पोटेंशियल 0 मानोगे तो यहाँ पे V पोटेंशियल है, मतलब ये एक टूटा हुआ तार होगा, मतलब यहाँ से करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो जब भी आपसे कैपेसिटर यूज करके इनिशियल स्टेट की बात करता है, तो इनिशियल स्टेट पे उसी कैपेसिटर को आप एक सिंपल वायर बना देंगे। मतलब कैपेसिटर विल बिहेव एज ए सिंपल वायर, कैपेसिटर हटा के एक तार बना दोगे। लेकिन एट स्टेडी स्टेट की बात करेगा तो कैपेसिटर हटा के एक टूटा हुआ तार रहने दोगे। मतलब कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर, कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर। स्क्रीन पॉज करके बेटा ये लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस को एक बैटरी से कनेक्ट किया। बेटा ये है R1 और C1, बैटरी का पोटेंशियल है V, और दूसरा रेसिस्टेंस है R2, इसको हमने कनेक्ट किया है C2 से, बट हैव अ सेम बैटरी। तो इन दोनों के चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ ये दिया हुआ है, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ ये दिया हुआ है बेटा। कंपेयर C1 C2 एंड R1 R2। R1 को C1 से थोड़ी ना कंपेयर करोगे, C1 C2 की वैल्यू और R1 R2 की वैल्यू कंपेयर करना है, ठीक है भाई। ये ग्राफ है, कैसे करेंगे, और ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। यहां से बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट का सवाल है, कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं है। कैसे करेंगे क्वेश्चन बताइए प्लीज, क्या करेंगे आप सोचेंगे कि सर एक बात बताओ, बैटरी का पोटेंशियल तो दोनों केस में भी है, और देखा जाए तो भले ही दोनों का चार्ज के ग्रोथ का जो ग्राफ है, चार्ज जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, चार्ज जिस तरीके से स्टोर हो रहा है, वो अलग अलग ग्राफ है, देखो ऐसे और ऐसे। बट इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों का मैक्सिमम चार्ज तो सेम है। मतलब ये हुआ कि Q मैक्सिमम इज सेम ऑन बोथ द कैपेसिटर। और Q मैक्सिमम होता कितना याद करो, तो इसमें देखो मैक्सिमम स्टेट पे इस पे जो चार्ज होगा वो होगा C1V, और इस पे जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो C2V। पोटेंशियल तो V है दोनों में, तो आप लिखोगे C1V इज इक्वल टू C2V, V से V कैंसिल हो गया तो C1 बराबर C2, ये आंसर। भले ही दोनों का ग्राफ अलग है, लेकिन C1 बराबर C2 होगा क्योंकि मैक्सिमम चार्ज दोनों का सेम है। अच्छा, अगर मैं देखूं कि इसका टाइम, जब इस पे आधा चार्ज स्टोर हो गया, मतलब कहीं पे ये दोनों का मैक्सिमम चार्ज सेम है, तो आधा चार्ज तो सेम ही होगा Q मैक्स। अब ये आधा चार्ज स्टोर होने में ये टाइम लिया है T1, और इसमें आधा चार्ज स्टोर होने में ये टाइम लिया है T2। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, देखो जब Q मैक्स दोनों का सेम है, तो मान लो ये Q मैक्स दोनों का कॉमन है, तो आधा चार्ज भी तो कॉमन ही होगा।
अरे ये 50 जूल मैक्सिमम चार्ज हो रहा है, तो इसका हाफ होगा 25 जूल, इसका भी हाफ होगा 25, तो ये 25 जूल स्टोर होने में इसको T1 टाइम लगा और ये 25 जूल स्टोर होने में T2 टाइम लगा। या इसका टाइम कॉन्स्टेंट ही मान ले, तो मान लो ये 67% ऑफ चार्ज है, तो 67% चार्ज होने में टाइम लगा इसका τ1 और इसमें 67% चार्ज होने में टाइम लगा τ2। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि τ2 इज ग्रेटर देन τ1, τ2 इज ग्रेटर देन τ1। और टाउ क्या होता है? RC। इसका टाइम कॉन्स्टेंट R1 C1, इसका टाइम कॉन्स्टेंट R2 C2। C1 C2 इक्वल है, प्रूफ हो चुका है। तो अगर C1 C2 इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिख लीजिएगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर होगा, क्या इस रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं सर, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा ये रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, चार्जिंग का रेट क्या होगा, कितनी जल्दी चार्ज हो जाएगा, वो आर पे डिपेंड करता है। जितना रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी चार्जिंग का रेट उतना हाई होगा। समझिए, अच्छी अच्छी बातें समझिए। रेसिस्टेंस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसको चार्ज करने में कठिनाई उतनी ज्यादा होगी, लेकिन अल्टीमेटली चार्ज तो उतना ही देगा। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पे की को क्लोज करता हूं तो स्टेडी स्टेट पे ये पोटेंशियल तो यहां पे वी डेवलप करेगा, तो मैक्सिमम चार्ज तो सी भी आएगा, C1 भी आएगा। तो मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर होगा ये इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कितनी जल्दी चार्ज होगा ये इस पे डिपेंड करता है। आर की वैल्यू जितना ज़्यादा, चार्जिंग में टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। यहाँ से बैटरी को चार्ज उठा के यहाँ पर रखने में कष्ट ज़्यादा होगा, कष्ट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से चार्ज को यहाँ तक रखने में इसको कष्ट ज़्यादा हो रहा है अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो। अगर रेसिस्टेंस कम है तो तुरंत चार्ज कर देगा। देखो इधर R1 कम है तो चार्ज जल्दी हुआ है, R2 ज़्यादा है तो चार्ज लेट से हुआ है। मतलब रेट ऑफ चार्जिंग depends upon resistance, but maximum charge does not depends upon resistance। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेट ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चार्जिंग या टाइम ऑफ चार्जिंग डिपेंड्स अपॉन R, बट maximum charge does not depends ठीक है भाई। आओ इधर, सेम इसी दोनों डायग्राम के लिए यहां पे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा बना है ना। तो बताइए R1 R2 एंड C1 C2 को कंपेयर करिए। आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम करंट दोनों का सेम है, मतलब I max इज सेम, और I max होता है V by R1, और यहाँ पे I max हो जाएगा V by R1, यहाँ पे I max होगा V by R2। तो V से V कैंसिल होगा, तो R1 बराबर R2। क्लियर है बात। और ये देखो, इसका जो टाइम कांस्टेंट मान लो 37% करंट आने में, इसमें टाउ है T1, इसका टाउ है T2। तो आप देख रहे हैं τ1 इज लेस देन T2, τ2 ज़्यादा है। ये है ना भाई, गड़बड़ तो नहीं कर दिया था? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं किया। τ1 बोलो क्या होगा? R1C। τ2 क्या होगा? R1 C1, R2 C2। बताओ क्या कैंसिल करूँ? R1 से R2 क्योंकि वो बराबर है, तो क्या होगा? C2 ज़्यादा होगा। C2 ज़्यादा होगा। मतलब करंट का जो डीके है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतना धीरे धीरे होगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू जितना कम है उसका डीके उतना जल्दी होगा, तो होना भी चाहिए। कैपेसिटेंस की वैल्यू जितनी कम होगी चार्ज तो उस पर उतना ही कम होगा ना, तो इसलिए उसका डीके उतना ही तेज होगा, इसलिए डीके उतना ही तेज होगा। अच्छा, आइए बात करें अपन हीट लॉस के बारे में। तो हीट लॉस कितना हुआ है? तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा? वर्क डन बाय द बैटरी, बताइए वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है? वर्क डन बाय द बैटरी होता है, याद करिए मैंने आपको बताया था, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इंटू वी, क्या आप लिख सकते हैं? याद करिए, चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इंटू वी, सॉरी करंट फ्लोइंग थ्रू इट नहीं तो पावर हो जाएगा। वर्क डन होगा यहाँ पे Q इंटू वी। बिल्कुल भाई, जितना चार्ज लेके गया यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वही तो उसका वर्क है, और रेट ऑफ वर्क हो जाता है करंट।
तो यहाँ पे वर्क का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी आपका हो जाएगा आई, तो आई इंटू वी होता है पावर। बट वर्क डन क्या होगा, यहाँ से टोटल चार्ज जो फ्लो करा क्यू इंटू वी, ये वर्क डन होता है। और मैक्सिमम वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होता है, टोटल चार्ज कितना लेके गया है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना लेके जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो सी वी चार्ज लेके जाता है। तो क्यू को लिख सकते हैं आप सी वी, मैक्सिमम चार्ज बेटा सी वी होता है, तो ये सी वी स्क्वायर होगा टोटल वर्क डन बाई द बैटरी। अच्छा, कैपेसिटर पे स्टोर कितना हुआ है, तो कैपेसिटर पे जो स्टोर हुआ है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर ऑन कैपेसिटर वो हुआ है आपका हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर गया कहाँ, तो हाफ सी वी स्क्वायर हीट लॉस हुआ है, हीट लॉस थ्रू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ही तो चार्ज को ले जाने में दिक्कत कर रहा था, तो वहां पे बैटरी जो काम करा है उसका आधा तो कैपेसिटर पे स्टोर हो गया है और आधा क्या हो गया है, लॉस हो गया है। और वो आधा कितना लॉस हुआ है, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या ये जो लॉस है वो रेसिस्टेंस पे हुआ है और रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं कर रहा बेटा, तो इसको प्रूफ करो सर। अभी प्रूफ कर दिया देता हूँ, देखो बताओ हीट लॉस अभी अभी करंट में क्या पढ़ाया था आपको, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। बताओ टोटल कितना टाइम लगा है कैपेसिटर को चार्ज होने में, उतनी देर में तो हीट लॉस हुआ होगा। तो आप बोलेंगे सर जीरो से इन्फानाइट, कोई बात नहीं, जीरो से इन्फानाइट। आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रख दीजिए, क्योंकि आई टी पे डिपेंड कर रहा है और टी से इंटीग्रेट कर रहा है। आर बाहर रख लेंगे आप, आर को बाहर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई एज अ फंक्शन ऑफ टी रखेंगे तो क्या होगा, याद करिए आई मैक्स होता है तेरा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रामलाल्स आई स्क्वायर है तो आई मैक्स वी बाई आर का होल स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू डी टी फ्रॉम जीरो टू इन्फानाइट, फ्रॉम जीरो टू इन्फानाइट। ठीक है सर, यहाँ से आप देखेंगे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, डी एच का इंटीग्रेशन कर दो तो इधर हीट लॉस हो गया, इज इक्वल टू बताओ यहाँ पे क्या होगा सर, वी स्क्वायर बचेगा बटा आर भी बचेगा। बहुत बढ़िया बेटा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई का पावर माइनस टी बाई आर सी का इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस टी बाई आर सी होगा और डिवाइडेड बाई जो टी का मल्टीप्लायर है माइनस आर सी, तो माइनस आर सी से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, माइनस आर सी से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। तो जब डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन आर सी से डिवाइड होगा तो आर सी कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन आर सी ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब जब आप इन्फाइनाइट रखोगे तो ई का पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है, तो ई का पावर माइनस इन्फाइनाइट होता है आपका 0। एक मिनट बेटा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, होल स्क्वायर का टर्म ही कहाँ गया, ये तो होल स्क्वायर करोगे तो आई इज इक्वल टू होता है आई मैक्स इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ई का पावर माइनस टी बाई आर सी का स्क्वायर करोगे तो पावर में 2 आएगा, पावर में 2 आएगा तो इस टर्म से डिवाइड करोगे तो देखो बटा 2 ऊपर में चला जाएगा आर सी और ये आएगा आपका 0 -1 और -1 भी यहाँ पे था। अरे इंटीग्रेशन किया यार, फिर से समझा देता हूँ, चिंता मत कर, ले मिटा देता हूँ। इंटीग्रेशन का टर्म तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, मैं तो कंसेप्ट ही समझाऊंगा, ले करता हूँ इंटीग्रेशन फिर से, चिंता मत करो। देखो डी एच का इंटीग्रेशन एच, अब चले यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ। आर से आर कैंसिल होगा तो बताओ क्या बचेगा, बी बाई आर बचेगा सर, बहुत बढ़िया। हाँ, वी स्क्वायर बाई आर बचेगा, वी स्क्वायर बाई आर बचेगा सर। देखो आर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो आर बचेगा, ई का पावर माइनस 2t बाई आर सी। 2 कहाँ से आया, तो जब आई इज इक्वल टू लिखोगे आई मैक्स ई का पावर माइनस टी बाई आर सी का स्क्वायर, तो ई का पावर माइनस टी बाई आर सी का स्क्वायर करोगे तो 2 पावर में आएगा, स्क्वायर करा है तो 2 पावर में आएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये एज इट इज रहेगा, ई का पावर माइनस 2t बाई आर सी और जो माइनस टी का जो मल्टीप्लायर माइनस 2 बाई आर सी, यहाँ पे लिखोगे आप -2 बाई आर सी, तो आर सी चला जाएगा ऊपर। उससे क्या किया अपन ने, डिवाइड करेंगे तो -2 बाई आर सी, तो आर सी चला जाएगा ऊपर और इसमें लिमिट रखेंगे आप 0 से इन्फाइनाइट। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल आर से आर हो रहा है, ये बचेगा आपका सी वी स्क्वायर बाई 2, माइनस है। जब इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आएगा, 0 रखोगे तो ई का पावर 0 1 होता है तो -1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये आ गया आपका सी वी स्क्वायर बाई 2। देखो एनर्जी लॉस कितना हुआ है, एग्जैक्टली सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी किया है और यहाँ पे भी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है तो फिर से करिए आप एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, सी वी स्क्वायर। क्या आपको कंसेप्ट समझ आया चार्जिंग का? कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर। उस इंस्टेंट पे कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है, कैपेसिटर पे चार्ज 0 होता है, रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होता है और रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो करता है वो मैक्सिमम करता है। विथ टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है करंट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होता है और चार्ज का वैल्यू इंक्रीज होता है, इसलिए कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, रेसिस्टेंस का लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। कंसेप्ट पता है तो चीज़ों को तो 200 के मीटर रफ्तार से मैं बता सकता हूँ, मैं रफ्तार में बता सकता हूँ एकदम, चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है कंसेप्ट।
क्या हुआ है, मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर है, तुम्हारे दिमाग में इसी तरीके से होना चाहिए। लास्ट टाइम के बाद क्या होगा, लास्ट टाइम के बाद कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के लॉन्ग चार्ज मैक्सिमम होगा, कैपेसिटर के लॉन्ग वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो रेजिस्टेंस के लॉन्ग वोल्टेज जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस के लॉन्ग वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस में करंट जीरो हो जाएगा। टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट मैक्सिमम था, चार्ज जीरो था, तो कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, रेजिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था, चार्ज जीरो था और करंट मैक्सिमम था, इसलिए कैपेसिटर बिहेव एज ए सिंपल वायर, क्योंकि करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा था तो कैपेसिटर को सिंपल वायर मान लिया था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था करंट की वैल्यू घट रही थी और चार्ज बढ़ रहा था, इसलिए कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा था क्योंकि करंट कम हो रहा था। तो धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है। एज एट अ स्टेडी स्टेट बहुत लार्ज समय के बाद कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो कैपेसिटर विल बिहेव एज अ ओपन वायर। कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो गया, रेजिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसलिए करंट जीरो फ्लो करेगा। करंट जीरो फ्लो करेगा मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, इसलिए कैपेसिटर को ओपन वायर मान लेते हैं। क्या खास बात है यार। स्क्रीन को पॉज करो और पूरा लिखो।